सो होप यू ऑल आर फाइन गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू द पिलर्स। तो आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देख लिया होगा। और गाइस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स एंड दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यार उसमें मैंने बताया था कि मैं वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करूँगा, बट यहाँ पे बहुत सारी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं, तो यार बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक सीरीज बनाएंगे अच्छे से। सो आई एम स्टार्ट फ्रॉम the origin of quantum mechanics, that how the quantum mechanics is origin and all these things. So starting से पढ़ेंगे। So I hope कि आपको समझ में आए। तो यार आज हम पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है that is origin of quantum mechanics। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यार आप सभी को पता ही होगा दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब एंड होने वाला था, तब द फिजिसिस्ट स्टार्टिंग बिलीविंग दैट ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हैज बीन डिस्कवर्ड। तो जितने भी लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, रूल्स जो भी बोलते हो, ठीक है ना, वो सब कुछ डिस्कवर हो चुके हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे थे। एंड ऑल द मेन टास्क, ठीक है, और मेन वर्क ऑफ फिजिक्स इज ओवर। तो वो लोग ऐसा सोच रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट इज फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन, एंड वो फिर फर्दर डेवलप कौन किया था, हैमिल्टन एंड लाग्रांजन एंड सो मेनी अदर्स जो थे अच्छी तरह से उसको डेवलप किए थे। और उन्होंने बताया कि एक मटेरियल पार्टिकल का जो मोशन है ना, सब्जेक्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, वो किस तरह से होता है, पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल्स कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने बताया। मतलब विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हम वो सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है वो निकाल सकते हैं, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो वो सब डेवलप था। और जैसे कि अगर मैं मैक्सवेल की बात करूं, ठीक है, मैक्सवेल की अगर बात करूं तो मैक्सवेल ने क्या डेवलप किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो यार इसको यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है ना, क्या कुछ हुआ था, तो उसके ऊपर भी एक इमेज सा आ जाए आपके माइंड में। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है आपस में, वो जोड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स को एक सिंगल फ्रेम ऑफ वर्क में। ठीक है ना, एक सिंगल फ्रेम में इन तीनों को जोड़ता है। किसको किसको, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और किसको जोड़ता है, मैग्नेटिज्म, और किसको जोड़ता है, ऑप्टिक्स। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो क्या कहता है, ऑल द रेडिएशंस इंक्लूडिंग लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, जितने भी रेडिएशंस हैं, लाइट, चाहे लाइट को भी ले लो, इंक्लूडिंग लाइट, ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द फिजिसिस्ट टर्न देयर अटेंशन टू स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो अभी जब बात माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे आ जाता है, तो इनर पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है, एंड ऑल द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस, उसके बारे में जब स्टडी किए तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से जो है एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, तो वो क्या क्या फिनोमेना थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर कि क्या क्या फिनोमेना थे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है, देन आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, एंड आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ऑब्जर्प्शन एंड एमिशन हो गया। तो ये सब जो चीज़ें थी ये वेल एक्सप्लेन नहीं हो पाई विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सो आपको पता ही होगा मैक्स प्लांक्स जो थे, इसके बारे में डिटेल्स में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं बस आपको एक इमेज सा दे रहा हूँ दैट हाउ इट ऑल इट स्टार्ट। ओके, सो यार देखो, मैक्स प्लांक्स जो थे वो कॉन्सेप्ट लाए किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन का, और उन्होंने एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उसी जगह से जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका ओरिजिन होता है, एंड द ओरिजिनेटर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज मैक्स प्लांक्स। ठीक है, तो इतना दूर आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। तो लेट मी राइट द मेन थिंग्स जो कि है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, दैट ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और किसके बारे में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में एटसेट्रा।
तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलो यार स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिर होता क्या है? तो यार देखो, ब्लैक बॉडी के ऊपर मैं अभी थोड़ा ब्रीफली बताने वाला हूँ, तो समझना, इसको समझने की कोशिश करना, और जिसको भी पता है यार समझ जाओ फिर से, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो। शायद द वे ऑफ टीचिंग आपको अलग लगे, या फिर कंसेप्ट जो है वो आपको पहले से पता ना हो, तो थोड़ा देख लो इसको। एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू नो, बट लेट्स स्टार्ट अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यार ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में यार, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, बिफोर गोइंग टू द रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमको ये जानना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। और उससे पहले जो है एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बताना चाहता हूँ, देखो, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। तो हम कोई भी बॉडी की बात करते हैं, अभी कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी है, तो इसके ऊपर जब सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, मान लो व्हाइट लाइट हो या कोई सा भी लाइट, ठीक है, इसके ऊपर जो है इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, और ये कोई सा भी वेवलेंथ का जो है λ1, λ2, λ3 ले लो, तो ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो एक बॉडी क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है। तो रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे टच हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब इसके अंदर से चला गया, ट्रांसमिट हो गया, और ऑब्जर्व हो गया, ये उसके इसके अंदर मतलब वो ऑब्जर्व कर लिया। तो यार कोई भी बॉडी के ऊपर जब लाइट गिरता है ना, तो इसी के चलते तो हम देख पाते हैं कोई भी चीज, या फिर कलर की बात कर लो, ठीक है ना, जो कलर होता है, या फिर कोई व्हाइट दिख रहा है या फिर कोई येलो दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरे मतलब आंखों में जा रहा है, वो तो हम देख पा रहे हैं कि दिस इज येलो, ओके, दिस इज येलो ऑब्जेक्ट और व्हाट एवर मे बी दैट कलर। So this is the concept by which everybody, when the light is incident on a body, it happens, okay, यही चीज होता है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी वो चीज होता है जिसके ऊपर लाइट, ओके, कोई भी रेडिएशन का लाइट जो है इंसिडेंट हो, तो वो कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है, और इवन 1% और इवन अ फ्रैक्शन ऑफ दैट इज नॉट व्हाट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, उससे एमिट नहीं होता, ठीक है। वो कब होता है मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करो, ठीक है, हीट प्रोवाइड करो, तो वो क्या करेगा, वो एमिट्स करेगा रेडिएशन, डिफरेंट वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है वो एमिट करता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का भी। तो ब्लैक बॉडी जो है टोटली यार ऑब्जर्व कर लेता है जो भी रेडिएशन का लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो, ठीक है ना, और जब उसको हम हीट करते हैं तो ये ट्रांसमिट करता है। बट एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक आइडियल ब्लैक बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, हमको वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिसको कि हम होलो एनक्लोजर बोलते हैं, ठीक है ना। एक होलो एनक्लोजर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, आपने बुक्स में देखा होगा, और यहाँ पे छोटा सा होल होता है, ठीक है ना, और ये इनर जो है, इनर इज ब्लैक एंड मतलब ये इनर जो है वो ब्लैक कलर का होता है, और इस होल के सहारे क्या होता है, रेडिएशन जो है एंटर करता है, एंड इट सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन inside that and it totally observe, and कुछ अमाउंट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो है वो होल के जरिए बाहर निकल जाते हैं, एंड दिस होल एक्ट एज ब्लैक बॉडी, सो दैट रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड एज इट ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ओपन इट गेट ऑब्जर्व। तो यार यहाँ पे जो है क्रिचोस लॉ को ये फॉलो करता है, दैट द ए गुड observer is also a good emitter, so we can say that, or the black bodies are the good emitter also, okay। So this is the concept of the black body, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेडिएशन ऐसे अंदर आप अगर गया तो ये क्या करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो सफर करेगा, ओके, एंड इट गेट ऑब्जर्व विद इन दैट। तो ठीक है, दिस इज द ब्लैक बॉडी। तो यार इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी में जो है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, आपका जो क्या होता है, इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स
जो थ्योरेटिकली प्रोसेस है, जो थ्योरेटिकली लिखा गया था एज लाइट एज अ वेव, तो उस जगह पे जो है ये नहीं फॉलो करता है। जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आप देखो, जब आप उसके कर्व को देखो, जो भी ग्राफ है उसके बारे में जब बात करते हैं तो ये एक्चुअली जो निकल रहा है एक्सपेरिमेंटली वो थ्योरेटिकली एंड वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, ठीक है। दैट इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेवलेंथ। ओके, सो अबाउट दैट, सो यार देखो कैसे हुआ था, क्या कुछ हुआ था क्लासिकली, क्या कुछ था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट ने क्या किया, प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में बताने से पहले यार बता देते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो लाइट जो है वो एक क्या है, पहले से जो पता था, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो उसके जरिए अगर आप देखो तो क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को ले लो, अगर हम कोई भी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिफरेंट रेडिएशंस का लाइट डिफरेंट रेडिएशन को जो है एमिट करता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है ना। जब ये एमिट होता है, ठीक है, तो इसका अगर मैं एक जनरलाइज्ड कर्व या फिर ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो, अगर मैं एक जनरलाइज्ड ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, सो दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज योर वेवलेंथ, तो वो कुछ इस तरह से होगा। समझ में आया ना, कुछ इस तरह से होगा। विथ इंक्रीजिंग लैम्डा, ओके, द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, increase in lambda, increase in value of wavelength, the intensity increases, और आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, या फिर यहाँ पे आप कलर लिख सकते हो, ठीक है ना, जो कलर का होगा इंटेंसिटी मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा आपको ना, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम होगा आफ्टर सम टाइम, एंड फर्दर अब आप जो अगर उस वेवलेंथ को इंक्रीज करते हो या फिर फर्दर अगर उस रेडिएशन का वेवलेंथ चेंज होता है तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, बट इट नेवर जीरो नहीं होगा, ओके। तो कुछ इस तरह से ये जनरलाइज्ड ग्राफ जो है ऑब्टेन्ड होता है फॉर अ बॉडी व्हेन हीटेड एंड इट एमिट्स रेडिएशन। तो कुछ इस तरह से होता है। सेम थिंग होता है ब्लैक बॉडी के केस में भी, जो रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है ना, वो हर लैम्डा मतलब लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर अगर अप्लाई करें, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा फॉर ब्लैक बॉडी, तो उसके चलते क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी डिफरेंट आएगा, ओके। एंड विथ इंक्रीज इन लैम्डा वैल्यू, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो रहा है वो चीज होगा। समझ में आ गया। ये जनरलाइज्ड केस के लिए था, एक बॉडी के ऊपर जब हम कर रहे हैं वो चीज, ठीक है ना। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली देखें, जो कि लाइट का जो वेव नेचर है उस पे देखें, उस पे बात करें, तो वो क्या हो रहा था, देखो रेडिएशन जो ग्राफ था कुछ इस तरह से था। ये हो गया तुम्हारा लैम्डा, ठीक है। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो जो थ्योरेटिकली था, अगर हम वेव लेते हैं लाइट को, तो वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कैसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो उसी के चलते जो है क्लासिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। ये थ्योरेटिकली ऐसा कुछ निकल रहा है इफ वी कंसीडर लाइट एज अ वेव, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपको पता चल रहा है ना। अगर नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली देखें तो वो कुछ इस तरह से निकल रहा है ना। हम अगर लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही इंक्रीज्ड है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हो ना कुछ डिफरेंस है, और यहाँ इसके बाद ही ये सिमिलर है दोनों ग्राफ, लेकिन ये जो है डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये थ्योरेटिकली अगर देखें तो ऐसा हो रहा है, जो कि एक्सपेरिमेंटल के साथ जो है नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट क्या हुआ, हमारे जो प्लांक्स थे, ठीक है, मैक्स प्लांक्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन बोल सकते हो, या फिर जो लाइट, जो वेव नेचर का लाइट था, उसको क्या लिया, वो पैकेट्स ऑफ लाइट, मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट बोल सकते हो, ठीक है।
और एक को क्या मतलब एक ही को क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, और उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो क्वांटा होता है। समझ में आ गया ना? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, क्वांटम थ्योरी। समझ में आया ना? इसीलिए इसको क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। तो यार इसके बारे में अभी डिटेल में हम बात करेंगे, क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो देखो, एक अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वेव नेचर के बारे में थोड़ा अगर मैं बात करूं, यहीं पे ही बता देता हूं यार, सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो देखो, वेव नेचर जो होता है ना, अगर मैं वेव की बात करूं वैसे, ठीक है, तो जो प्लांक्स बोल रहे थे वो क्या था, E = h न्यू। ये तो क्या है पता है आपको, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको पता होगा। देन दिस इज व्हाट, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट, ऑफ लाइट, ओके छोड़ो, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो जब वेव नेचर की हम बात करते हैं तो वेव नेचर का मतलब क्या होता है, देखो ये वेव की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये अगर वेव जो है वो मान लो अगर 400 हर्ट्ज का है, तो इसमें जो भी वेव्स हैं, ठीक है, जो भी वेव्स हैं वो 500 हर्ट्ज के होंगे। समझ में आ गया ना? लेकिन अगर हम जब पैकेट्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टेक, ये लाइट है ना, हम लाइट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो रहा है, और उसको जब हम एज ए पैकेट ले रहे हैं क्वांटा ऑफ, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। लेट मी थ्रो फर्स्ट, तो यार मैं कुछ इस तरह से अगर उस चीज को ले रहा हूं तो यहाँ पे हर एक पैकेट, यहाँ पे क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट के साथ उसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज योर 400 हर्ट्ज। समझ में आया ना? तो ये चीज जो है हो रहा है यहाँ पे, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। सो ये था यार कॉन्सेप्ट्स, ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जानने से पहले का कॉन्सेप्ट था, एंड आई होप आपने ब्लैक बॉडी के बारे में जो है ठीक ठाक पता चल गया होगा, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। अभी ब्लैक बॉडी का जो मेन थिंग है वो नहीं आया है, मैं आपको बता दिया कि क्या कुछ मतलब दिक्कतें थी क्लासिकली इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी को भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो या लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का यार डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है ये, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर various wavelength, okay, intensity distribution for various wavelength at different temperature। तो ये चीज को आपको समझना है, दिस इज द थिंग, ये चीज को आपको समझना है। और ये मैं जो लिखा था वो इसके लिए ही लिखा था, ठीक है ना। तो अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ फॉर द ब्लैक बॉडी फॉर इट्स रेडिएशन, एक्चुअली उसके बारे में ही अब ग्राफ जो है हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसको हम लामा ले सकते हैं, एनर्जी, ओके, एंड दिस इज योर लैम्डा। वही चीज है यार पहले से जो बात कर रहा था। तो यहाँ पे ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होता है, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो यार इस चीज को देखो, ये ठीक है ना। ऐसे अगर बात करो तो राइट के साइड शिफ्ट हो रहा है, लैम्डा जो है ना विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है ना इट शिफ्ट्स, ठीक है ना, टुवर्ड्स राइट। तो इस चीज को देखो ध्यान से, ठीक है, देखते रहना। मैं मैक्सिमम यहाँ पे लैम्डा जो है लैम्डा मैक्स लिख रहा हूँ, लैम्डा मैक्स है यहाँ पे, हो गया लैम्डा मैक्स, ये हो गया,
ये हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ड्राइंग करते टाइम टाइम, तो ये कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और फिर अगर बात करूँ तो ये भी कुछ यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जो मैक्सिमम जो पीक होगा, ठीक है, एनर्जी का, वो शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। आई होप यार ठीक से ड्रॉ कर लिया मैंने। टेम्परेचर की बात करें तो समझ में आ गया ना। सो दिस इज द थिंग यार, देखो तो कुछ इस तरह से होता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट ये जो वेवलेंथ है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 तो पॉइंट है, इसी पॉइंट को जो है मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है ना। फॉर एवरी वेवलेंथ ई लैम्बडा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे देखो एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन व्हाट, टेम्परेचर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये बताता है कि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दिस इज फ्रॉम ग्राफ, ये ग्राफ बताता है, ठीक है ना। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेते हैं, ये नोट डाउन भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर जब आप बुक से पढ़ रहे हो ना तब आपको पता चल जाएगा दैट हम जब भी क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा, एनर्जी का जो वैल्यू है ना, ये देख लो, ये क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज नहीं हो रहा है कहीं पे। देन सेकेंड पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी हमने बात किया अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं तो बस एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं, यहाँ पे इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो देखो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन व्हाट, वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जो कि मैं पहले से बात कर चुका हूं, जो कि एक जनरली केस में होता है। दैट इज जब हम लैम्बडा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, मतलब मैक्सिमम लैम्बडा जब हो जाएगा तो इट रीचेस टू पिक, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी हो गया यहाँ पे। एंड फर्दर जब हम लैम्बडा को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया ना। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ई लैम्बडा इंक्रीजेस, ठीक है, एनर्जी इंक्रीजेस एज लैम्बडा इंक्रीजेस टिल इट बिकम्स मैक्सिमम, देन ई लैम्बडा डिक्रीजेस एज लैम्बडा इंक्रीजेस। लैम्बडा फर्दर इंक्रीज करने के बाद भी जो एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देन द थर्ड पॉइंट, द वेवलेंथ लैम्बडा एम फॉर व्हिच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो यार देखो ये शिफ्ट कर रहा है, मैं पहले से बता चुका हूँ, वो अगर मेरे साइड से लो तो वो राइट होगा, आपके साइड से लो तो वो लेफ्ट होगा, इस साइड पे। समझ में आ रहा है ना। देन योर लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शिफ्टिंग वाला समझ में आया ना। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ जब ड्रॉ करो तो इस बात का ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट जो है, द वेवलेंथ लैम्बडा एम, द मैक्सिमम वेवलेंथ corresponds to the maximum intensity inversely proportional to temperature। तो देखो यार यहाँ पे तो एक बात जो है पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर वेवलेंथ है वो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमारे किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। समझ में आया ना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दैट लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। तो यार लैम्बडा एम टी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका सम वैल्यू होता है 0.282, ठीक है ना। तो ये कुछ वैल्यू होता है, 287 होता है, हाँ इसको ध्यान से देखिए, 287 होता है, 0.287, ओके। जिसको कि क्या कहा जाता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। सो दिस इज योर विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यार इतना ही कुछ था, और थ्योरीज जब आगे हम पढ़ेंगे तब क्या कुछ पढ़ेंगे, हम विंड्स लॉ पढ़ेंगे, रिले जीन्स लॉ पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी पढ़ेंगे, देन प्लैंक्स लॉ भी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके आगे सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो आई होप यार ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उतना दिक्कत वाली भी बात नहीं थी, ईजी है। लास्ट पॉइंट को ध्यान से देख लेना, शायद यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है ना। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो आपको पता चल ही गया होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये आपको समझ में आ गया।
एंड आशा करता हूँ कि आप मेरे जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे सब समझ में आएगा। तो यार आज के लिए इतना ही बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन बाय।